कॉन्सेप्ट को समझो, आरबीआई सरप्लस ट्रांसफर होता क्या है। तो आरबीआई की कहानी हम समझते हैं। आरबीआई जब बना था ना 1935 के अंदर, तो ये एक प्राइवेट एंटिटी था, प्राइवेट एंटिटी, समझ में आ रहा है ना। और इसके शेयर होल्डर से, इसके अंदर 5 करोड़ की कैपिटल इनके शेयर होल्डर ने डाली, मतलब प्राइवेट कंपनी थी, जैसे प्राइवेट बैंक जो होता है ना, आरबीआई प्राइवेट बैंक था 1949 के अंदर, ठीक है। इसका नेशनलाइजेशन हुआ, समझ में आ रहा है, आजादी के बाद इसका नेशनलाइजेशन हुआ। आर यू गेटिंग दिस वन? आजादी के बाद यहाँ पर नेशनलाइजेशन हुआ। इसके बाद इसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस करे गए, ठीक है, स्ट्रक्चरल चेंजेस करे गए। इसके अंदर एक सेक्शन 47 इसके अंदर डाला गया। अब देखो आरबीआई जो है ना, जैसे हर कंपनी होती है वैसे आरबीआई को टैक्स, हर कंपनी टैक्स देती है, वैसे आरबीआई टैक्स नहीं देता है। आरबीआई के अंदर ये बात बोल रखी है इसके अंदर कि देखो आरबीआई तुमको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, बट जो भी तुम्हारा खर्चा वर्चा होना, सारा खर्चा निकाल लो अपना, ठीक है, सारा खर्चा निकाल लो, जो भी तुम्हारा खर्चा है वो सारा निकाल लो। उसके बाद जो आपका सरप्लस बचता है, सरप्लस बचता है, वो आपको देना चाहिए किसको? गवर्नमेंट को, है ना। गवर्नमेंट जब मांगे आपको सरप्लस देना चाहिए। तो पहले की गवर्नमेंट तो आरबीआई से सरप्लस मांगती नहीं थी, पर अब की गवर्नमेंट मांगने लग गई है, राइट। तो ये प्रोविजन इज ऑलरेडी देयर, सेक्शन 47 ऑफ आरबीआई एक्ट के अंदर ये प्रोविजन है। दिस स्ट्रक्चरल चेंज मींस दैट इंस्टेड ऑफ टिपिकली डिविडेंड्स द आरबीआई चैनल्स इट्स नेट इनकम टू द गवर्नमेंट, ठीक है। आरबीआई इसको डिविडेंड नहीं देता है, ना ही आरबीआई टैक्स देता है। आरबीआई क्या करता है, 47 के अंदर जो इसकी नेट इनकम जो होती है वो गवर्नमेंट को देता है, मतलब जो बची हुई लास्ट के अंदर सरप्लस इनकम जो होती है वो गवर्नमेंट को देता है। देखिए आइए समझते हैं आर्टिकल 47 के अंदर क्या लिखा हुआ है। देखो ये लिखा हुआ है, आफ्टर मेकिंग प्रोविजंस फॉर द बैड एंड द डाउटफुल डेट्स, डेप्रिसिएशन इन द एसेट्स, कंट्रीब्यूशन टू द स्टाफ एंड सुपरएन्युएशन फंड, इन सब के बाद फॉर ऑल अदर मैटर्स फॉर विच व्हाट फॉर विच provision is to be made by under this act or which are usually provided by the bankers, balance profit shall be paid to the government, central government। इनको प्रॉफिट जो होगा, इसके बाद जो प्रॉफिट बचता है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को आपको देना होगा। इस तरह से सेक्शन 47 के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। सेक्शन 47 के अंदर बहुत पुराने समय से लिखा हुआ है, भाई तू टैक्स मत दे, तू डिविडेंड मत दे, पर तू अपना खर्चा वर्चा सब निकाल कर जो तेरा सरप्लस बचता है उसको तेरे को गवर्नमेंट को देना होगा, राइट। तो यहाँ पर देखो, हाउ डज आरबीआई ट्रांसफर द सरप्लस। अब आरबीआई ने एक यहाँ पर क्या कर रखा है, एक कॉन्सेप्ट है भाई, ये इंडियन एक्सप्रेस के अंदर नहीं दे रखा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये चीजें पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आरबीआई ट्रांसफर, ठीक है, उससे क्या क्या कर सकते हैं, वो मेंस के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो एडिटोरियल के अंदर हम पढ़ेंगे, पर ये आपके प्रीलिम्स के अंदर पूछा जाता है। तो देखो आरबीआई का सरप्लस ट्रांसफर के लिए क्या है, यहाँ पर बहुत सारी कमिटीज बनी और कमिटीज ने टाइम टू टाइम क्या करा, ये बताया गया कि भाई किस तरह से आरबीआई को अपना सरप्लस ट्रांसफर करना चाहिए, ठीक है। जैसे बहुत सारी कंपनी कमिटीज बनी, वी सुब्रमण्यम ने 1997 में बताया, उषा थ्रॉट ने बताया, वाई.एच. मेलेगांव ने बताया, विमल जालन कमेटी ने 2008 का बताया प्रोविजन कि किस तरह से आरबीआई को ट्रांसफर करना चाहिए। तो आरबीआई को कौन सा पैसा ट्रांसफर करना चाहिए ये समझिए। आरबीआई के अंदर दो फंड होता है, एक होता है कंटीजेंसी फंड, कंटीजेंसी फंड। अब ये कोई आपको नहीं बताएगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है, आपको इंडियन एक्सप्रेस पढ़ाकर बेवकूफ बना देंगे ऐसे ही, ठीक है, ये चीजें नहीं बताएंगे। और एक होता है सीजीआरए फंड, ठीक है, करेंसी एंड गोल्ड रीएवल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, करेंसी एंड गोल्ड रीवैल्यूएशन अकाउंट ये होता है, राइट। तो आप ये देखिए, कंटीजेंसी फंड होता है और एक सीजीआरए फंड होता है, राइट। अब यहाँ पर ये समझिए कंटीजेंसी फंड क्या होता है, सीजीआरए फंड क्या होता है। ये देखो कंटीजेंसी फंड का मतलब कोई अनएक्सपेक्टेड कोई कंटीजेंसी आ गई तो उसके लिए पैसा बचा कर रखना, दैट इज नोन एज कंटीजेंसी फंड। इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, एकदम से वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी डेप्रिशिएट हो गई जो गवर्नमेंट जो आरबीआई के पास था, रिस्क, मॉनेटरी एक्सचेंज रेट पॉलिसी ऑपरेशन, सिस्टमैटिक रिस्क एंड एनी रिस्क अराइजिंग ऑफ द अकाउंट ऑफ द स्पेशल रिस्पांसिबिलिटी एंजॉइंड अपॉन द आरबीआई, ठीक है। द अमाउंट इज रिटेन विद इन द आरबीआई, ये आरबीआई के अंदर, ये फंड के अंदर पैसा डाल देती है आरबीआई, मान लो इसके अंदर 100 रुपए डालती है, राइट। इसी तरह से एक सीजीआरए होता है, करेंसी एंड गोल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट, कंप्राइजेज अनरियलाइज्ड रिलीज गेन्स और लॉसेस ऑन फॉरेन करेंसी एसेट्स, ठीक है। कोई भी फॉरेन करेंसी एसेट आपने ले रखा है, डॉलर आरबीआई के पास है, उसके अंदर एकदम से लॉस हो गया, राइट, डॉलर की वैल्यू डिक्रीज हो गई, तो उसको करने के लिए, या फिर गोल्ड जो आरबीआई के पास है उसके अंदर उसकी वैल्यू कम हो गई, तो उसके क्या होता है, उसके लिए आरबीआई के पास क्या है, आरबीआई के पास एक सीजीआरए फंड होता है, राइट, सीजीआरए अकाउंट होता है, इसके अंदर पैसा डाला होता है जिससे कि ये सब चीजें इसके अंदर देख सके, है ना। तो दो फंड हो गए, कंटीजेंसी और सीजीआरए, ये सबको समझ में आ गया। सीजीआरए फंड क्या है, कंटीजेंसी फंड क्या है, ये समझ में आ गया। इसके अंदर कुछ पैसा डालते ही है आरबीआई।
अब देखो अंडर द प्रेजेंट रिवाइज्ड इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क फॉर ईसीएफ, ठीक है, फ्रॉम व्हाट फ्रॉम बिमल जालन कमेटी द अमाउंट ऑफ सरप्लस दैट इज आरबीआई मस्ट ट्रांसफर टू सेंटर इज डिटरमाइंड बाय द टू फैक्टर। पहला ये है जो कंटीजेंसी गाइडलाइंस सजेस्ट दैट द आरबीआई शुड मेंटेन ए कंटीजेंसी रिजर्व बफर, एक कंटीजेंसी रिजर्व बफर बनाना चाहिए। और ये कंटीजेंसी रिजर्व बफर कहां से बनेगा? उस कंटीजेंसी फंड के अंदर से पैसा लेकर इसके अंदर कंटीजेंसी रिजर्व बफर बनाना है, राइट। अमाउंटिंग टू 5.5 से लेकर 6.5% ऑफ द बैलेंस शीट, इतना पैसा इसके अंदर आना चाहिए, इस कंटीजेंसी रिजर्व बफर के अंदर इतना पैसा आना चाहिए, राइट। दूसरा क्या है? अमाउंट, अच्छा, इससे अमाउंट एक्सीडिंग दिस थ्रेशोल्ड, इससे ज्यादा जो भी थ्रेशोल्ड होगा अमाउंट, ठीक है, आर व्यूड एज ए सरप्लस, उसको सरप्लस कहा जाएगा, एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट ट्रांसफर, और उसके अंदर गवर्नमेंट का ट्रांसफर करा जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखो गाइडलाइंस सजेस्ट दैट इस सीआरबी के अंदर जो पैसा है दैट इज फाइन, उसके अलावा जो पैसा होगा कंटीजेंसी फंड के अंदर दैट शुड बी गिवन टू द व्हाट, दैट शुड बी गिवन टू द गवर्नमेंट। समझ में आया कुछ? कि एक कंटीजेंसी फंड, मैंने आपको बताया कंटीजेंसी फंड के पैसे के अंदर से, मान लो इस कंटीजेंसी में 100 रुपए, इसके अंदर से कंटीजेंसी रिजर्व फंड अपन को बनाना है। कंटीजेंसी रिजर्व फंड में पैसा कितना होना चाहिए? 5.5 से 6.5% ऑफ व्हाट, 6.5% ऑफ द बैलेंस शीट, जो उसकी बैलेंस शीट है उसका होना चाहिए। मान लीजिए कंटीजेंसी रिजर्व फंड के अंदर से 50 रुपए हो गए, ये जो है ये वैल्यू 50 रुपए है, मतलब कंटीजेंसी फंड में से 50 रुपए इधर देने पड़ेंगे, और बाकी का जो 50 रुपए होगा कंटीजेंसी फंड के अंदर दैट शुड बी ट्रांसफर टू द व्हाट, दैट शुड बी ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट। अब बताओ, सारे इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस देख लो, सबकी मुख्य एडिटोरियल उसमें देख लो, किसी में अगर ये चीज बता रखी हो और इस चीज में से क्वेश्चन आ रहे हैं प्रीलिम्स के अंदर, अब आप क्या करेंगे? फिर क्या रह जाता है आपके पास? या तो आप खुद से रिसर्च करो, पूरा का पूरा आपने पूरा कंटीजेंसी फंड क्या होता है, सीजीआरए क्या होता है, उसको रिसर्च करो, या फिर आप क्या करो कि इस इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस को आराम से इसके नोट्स बनाओ, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसके नोट्स बनाओ अच्छे से। देखो हम तो डंकी की चोट पे बोल रहे हैं, इससे अच्छा कहीं पे भी नहीं है, राइट, बिकॉज हमने इस पे बहुत मेहनत करी है, हमको पता है कि हम किस तरह से इसको लेकर आ रहा है आपके लिए। तो गाइडलाइन सजेस्ट दैट द आरबीआई शुड मेंटेन ए कंटीजेंसी रिजर्व बफर प्राइमरी सोर्स फ्रॉम द कंटीजेंसी फंड अमाउंटिंग टू द 5.5 6.5% ऑफ द बैलेंस शीट, और उसके अलावा जो भी पैसा है दैट शुड बी ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर अपन को कर देना चाहिए, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। सेकंड, इकोनॉमिक कैपिटल टू बी कैप्ट इन द रेंज ऑफ 20 से 24.5% ऑफ द बैलेंस शीट। तो सीजीआरए के अंदर जो पैसा है उसके अंदर से क्या है, उसके अंदर से 20 टू 24.5% ऑफ बैलेंस शीट का पैसा होना चाहिए, बाकी का सारा जो सीजीआरए के अंदर पैसा है वो सब क्या करे, ट्रांसफर कर दो गवर्नमेंट को। ये अभी फॉर्मूला है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहां तक आपको समझ में आ गया? तो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको सरप्लस ट्रांसफर का। अब आइए हम एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं विद ए न्यू गवर्नमेंट एट द सेंटर। यहां से चलो, तो देखो एडिटोरियल में क्या बता रखा है, विद ए न्यू गवर्नमेंट एट द सेंटर द इकोनॉमिक पॉलिसी डिस्कोर्स हैज नाउ शिफ्टेड स्पेकुलेटिंग अबाउट द यूनियन बजट। हम यूनियन बजट के बारे में समझ रहे हैं कि यूनियन बजट आने वाला है, आने वाला है, ठीक है। यूनियन बजट ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूनियन बजट में क्या होता है भाई, बजट में क्या होता है कि कहां से पैसा आ रहा है और कहां को जा रहा है, ठीक है ना। एक्सपेक्टेड रेवेन्यू और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर, ये होता है बजट के अंदर। अब यहाँ पर ये बजट इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है बिकॉज अभी आप यहाँ पर देखोगे आरबीआई ने अनाउंस कर दिया है, इन एन अनएक्सपेक्टेड टर्न ऑफ इवेंट आरबीआई अनाउंस दैट लास्ट मंथ दैट इट इज ट्रांसफरिंग ए साइजेबल डिविडेंड टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को डिविडेंड ट्रांसफर कर रही है सिग्निफिकेंटली मोर देन व्हाट वाज एंटिसिपेटेड, जो एंटिसिपेट करा था उससे ज्यादा पैसा यहाँ पर आ, तो मतलब गवर्नमेंट के पास आरबीआई के सरप्लस ट्रांसफर का पैसा भी आ रहा है। दिस हैज ट्रिगर्ड मच डिस्कशन अबाउट हाउ गवर्नमेंट, अब इतना सारा पैसा आएगा आरबीआई की तरफ से गवर्नमेंट के पास, तो आर गवर्नमेंट इसको किस तरह से खर्च करेगी, इतना सारा विंडफॉल पैसा आ रहा है उसको किस तरह से खर्च करेगी, इसके अंदर कुछ कुछ चीजें बताई गई है कि किस तरह से उसको खर्च करना चाहिए, ठीक है। तो पहली चीज ये है कि देखो साहब, ऐसा नहीं है कि सारा पैसा है सारा ही खर्च कर दो, ठीक है, कि शुड द गवर्नमेंट स्पेंड इट ऑल, क्या गवर्नमेंट को पूरा का पूरा खर्च कर देना चाहिए? नहीं साहब, अगर पूरा खर्च कर देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी सिस्टम के अंदर। क्यों? क्योंकि फिस्कल मैनेजमेंट भी तो जरूरी है। फिस्कल मैनेजमेंट के पैसे को ऐसा नहीं है कि आपके 100 रुपए आ गया बाहर से, कहीं अनएक्सपेक्टेड गेन हो गया, आपने 100 का 100 खर्च कर दिया साहब, नहीं। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, फिस्कल मैनेजमेंट करना चाहिए, और इसके लिए एफआरबीएम एक्ट है, ठीक है, जिसके अंदर बोल रखा है 3% ऑफ जीडीपी से ज्यादा आपको खर्च नहीं करना चाहिए, ये एफआरबीएम एक्ट के अंदर बोल रखा है, ठीक है। सेकंड, द गवर्नमेंट शुड स्पेंड ए बिट मोर देन दिस नॉर्म्स व्हेन द इकोनॉमी इज डूइंग बैडली। अब देखो एक और चीज है, एक चीज हमारी इसके अंदर है, देखो कि मान लीजिए अब इसको बिल्कुल ध्यान से समझना, मान लो कि गवर्नमेंट है और ये प्राइवेट प्लेयर्स है,
अब मान लो कि प्राइवेट प्लेयर्स है ना, अब मान लो इकोनॉमी के अंदर रिसेशन आ रहा है, कोई प्राइवेट प्लेयर जो है वो पैसा खर्च करने की नहीं सोच रहा है, सब है ना उदास होके बैठे हैं, साहब हम तो नहीं पैसा लगाएंगे, पैसा लगाते हैं अभी तो रिसेशन का पीरियड है, ये सही समय नहीं है पैसा लगाने का, तो इकोनॉमी के अंदर कोई पैसा लगा ही नहीं पा रहा है। तो यहां पर गवर्नमेंट को स्पेंड करना चाहिए, है ना, रूल तो ये बोलता है कि यहाँ पर गवर्नमेंट को इकोनॉमी के अंदर कोई पैसा नहीं लगा रहा है, तो गवर्नमेंट ने पैसा खर्च करा, इससे क्या हुआ, इकोनॉमी का इंजन चल गया, फिर धीरे धीरे प्राइवेट प्लेयर्स भी खर्च करने लगे कि हाँ भाई इकोनॉमी स्टार्ट हो गई, और इंजन को स्टार्ट करने के लिए जनरेटर में ऑयल पहले गवर्नमेंट ने डाल दिया, फिर प्राइवेट प्लेयर ने उसको संभाल लिया, एक बार जनरेटर चल गया तो, राइट, समझ में आ रहा है, इकोनॉमी चल पड़ी। तो अब प्राइवेट प्लेयर्स भी मान लो बहुत सारा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को रुक जाना चाहिए, है ना, गवर्नमेंट को अब सेव करना चाहिए अपना पैसा, है ना, और प्राइवेट प्लेयर्स को चलाना चाहिए, ऐसे ही चलना चाहिए, और फिर वापस रिसेशन आएगा तो गवर्नमेंट को स्पेंड करना चाहिए, और फिर प्राइवेट प्लेयर एक बार काम करने गए तो गवर्नमेंट को अपना स्पेंडिंग कम कर देना चाहिए, सिंपल रूल ये रहना चाहिए। पर हमारे केस के अंदर, भारत के केस के अंदर ऐसा नहीं होता है, ये इसके अंदर बताता है। देखिए द पर्पस, यहां पर देखो, इन बैड टाइम्स व्हेन द प्राइवेट सेक्टर डिमांड इज फॉलिंग, जब प्राइवेट सेक्टर की डिमांड कम हो रही है तो गवर्नमेंट, जब वो उदास होकर बैठा था, याद करो, ठीक है, गवर्नमेंट नीड्स टू स्टेप इन, गवर्नमेंट को स्टेप इन करना चाहिए, एंड बूस्ट डिमांड टू प्रॉप अप द इकोनॉमी, जिससे कि इकोनॉमी को बढ़ा सके। द नीड्स आर रिवर्स्ड व्हेन द इकोनॉमी स्टार्ट टू रिकवर, जैसे इकोनॉमी रिकवर होने लग जाए तो गवर्नमेंट को पीछे हो जाना चाहिए और प्राइवेट प्लेयर को आगे बढ़ा देना चाहिए। एज प्राइवेट डिमांड रिवाइव्स द गवर्नमेंट नीड्स टू curtail स्पेंडिंग लेस्ट ओवरऑल डिमांड रेसेस अहेड ऑफ द सप्लाई फोस्टरिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट अभी भी खर्चा करती रहेगी, स्पेंडिंग करती रहेगी, तो जब खराब समय आएगा तब क्या करेगी गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग से मनी सप्लाई इंक्रीज हो रही है मार्केट के अंदर, और कई बार मैं आपको बता चुका हूं जैसे मनी सप्लाई इंक्रीज होती है तो इट विल इंक्रीज द इन्फ्लेशन, ये इन्फ्लेशन को इंक्रीज कर देती है। ठीक है, क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस सेकंड प्रिंसिपल इज दैट पॉलिसीज मस्ट बी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक होनी चाहिए भाई, जब प्राइवेट प्लेयर एक बार चल पड़ा है ना तो गवर्नमेंट को पीछे हो जाना चाहिए, जब प्राइवेट प्लेयर नीचे है तो गवर्नमेंट को आगे हो जाना चाहिए, राइट, स्पेंडिंग के केस में। Following these two principles can keep a country out of debt problems while stabilizing ups and downs of the growth cycle। ठीक है, पर ये है ना, और बहुत सारी कंट्रीज इसको फॉलो करती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, पर इंडिया नहीं करता है सब इसको, बट नॉट इन इंडिया, इंडिया के अंदर ये फॉलो नहीं होती है, राइट। यहाँ पे गवर्नमेंट हैव ऑलवेज स्ट्रगल स्पेंड विद देयर मींस इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर द इकोनॉमी इज स्लोइंग, चाहे स्लो हो रही हो चाहे बूम कर रही हो इकोनॉमी, गवर्नमेंट को मतलब नहीं, गवर्नमेंट बस स्पेंडिंग 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 करती रहती है। इन 20 ईयर ऑफ पीरियड 2001 से लेकर 2019-20 द एवरेज फिस्कल डेफिसिट ऑफ सेंटर इज 4.6% ऑफ जीडीपी। जो एफआरबीएम एक्ट जो था, एफआरबीएम एक्ट 2001 के अंदर आया था, वो बोलता है 3% होना चाहिए, पर यहाँ पर आप देखिए 4.6% होता है, मच हायर देन द 3% मीडियम टर्म टारगेट सेट बाय द एफआरबीएम एक्ट। ठीक है, ड्यूरिंग द पेंडेमिक, अब देखो पेंडेमिक के टाइम पर जब 2019 के अंदर पेंडेमिक आई, तब ठीक है भाई, तब तो गवर्नमेंट को स्पेंड करना ही पड़ेगा, तब तो सारा प्राइवेट प्लेयर उदास होकर बैठा था कि साहब मैं क्या करूं, मेरे को तो नहीं करना स्पेंड, राइट, ये उदास होकर बैठा था, तो गवर्नमेंट को यहाँ पर स्पेंडिंग करनी थी और गवर्नमेंट ने करी भी, और हमारा फिस्कल डेफिसिट जो हमारी बोरिंग्स जो 9.2% ऑफ जीडीपी हो गई। ठीक है, बट जैसे जैसे इकोनॉमी रिकवर करी उसके बाद भी हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है ज्यादा कम नहीं हुआ, आज हमारा फिस्कल डेफिसिट जो है वो 5.1% ऑफ जीडीपी हो रहा है। अरे भाई करना कितना था, 3% करना था, अभी भी गवर्नमेंट खर्चा कर, अब प्राइवेट प्लेयर्स चला रहे हैं ना इकोनॉमी, तब गवर्नमेंट को चुप बैठना चाहिए, पर गवर्नमेंट बोलेगी नहीं हम तो फिर भी स्पेंडिंग करेंगे, और स्पेंडिंग करेंगे और उसके कारण क्या होगा, चीजें खराब होगी, राइट। So during the pandemic, the deficit shoot up 9.2% of GDP, a large increase but a reasonable one considering size of shock to the economy. But curiously, even after the economy recovered, the deficit has been slow to come down. In the interim budget, right, presented earlier this year, the finance minister announced that 5.51% of GDP यहाँ पर रहेगी, right. In other words, 3 years after the pandemic ended, the deficit is still higher than the pre-pandemic levels and nowhere close to the FRBM now. यहाँ पे देखो, since the center has been slow to reduce its deficit, India's fiscal metric have been deteriorated. The consolidated center state government deficit is now around 8.5 से 9% of the GDP, right? The total government debt has been more than 80% of the GDP, right? इस तरह से आप इसके अंदर देखिए कि इस तरह से हमारा खर्चा बढ़ता जा रहा है। It is against this background that the RBI announced last month that it will transfer 2.11 lakh crore to the central government as dividend. ये इसके अंदर इसने डिसाइड करा था। द क्रूशियल क्वेश्चन इज नाउ व्हाट शुड द गवर्नमेंट डू विद दिस अनएक्सपेक्टेड बाउंटीज, है ना, इसकी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। अब आपको एक टर्म याद समझ में आता होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स जिसको बोलते हैं।
ऐसा मानना होता है कि जब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे क्या हो, एसेट हमारे बने, जैसे कि हाईवे बना दिया, रोड बना दिया, ठीक है, ये एसेट बनाने वाली चीज जो होती है दैट इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसा एक्सपेंडिचर जब भी गवर्नमेंट कहती है ना, हम कहते हैं वाह गवर्नमेंट वाह क्या एक्सपेंडिचर करा है, यही एक्सपेंडिचर आपको करना चाहिए कैपिटल एक्सपेंडिचर। पर कैपिटल एक्सपेंडिचर करने का भी एक तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज गुड फॉर द इकोनॉमी, नो, दैट इज नॉट गुड। यहाँ पर देखिए, as per the interim budget, the capex growth rate is supposed to slow down in 2024-25, but now with the surplus dividend, the government may tempted to set up its capital expenditure spending करेगी, but that would be a mistake, एक mistake हो सकती है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा करना भी दिक्कत है। देखो जैसे हम बात करें चाइना के केस के अंदर, हम बात करते हैं, चाइना ने खूब कैपिटल एक्सपेंडिचर करा। आज चाइना के एक एक स्टेट के अंदर 4-4 एयरपोर्ट है, पर उससे क्या हो जाएगा, 4-4 एयरपोर्ट तो खोल लिए, पर इतना क्या है, इतना उसके ऊपर ट्रैफिक तो है नहीं, अब वो खाली पड़े रहते हैं, समझ आए। तो देखो ऐसे पार्ट ऑफ द चाइना के एग्जांपल है, एक्सप्रेस द पार्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग स्प्री, ठीक है, दे उस स्पिरिट के अंदर उन्होंने क्या करा, दे बिल्ट 2 और 3 एयरपोर्ट्स इन द सेम सिटी, एक ही सिटी में 4-4 एयरपोर्ट बनाकर बैठे, 3-4 एयरपोर्ट, अब स्ट्रगल कर रहे हैं टू रिपे द डेट दैट वाज इनकर्ड फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए कि प्रोजेक्ट का जो एक्सपेंडिचर करती जाए, ठीक है, एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हमेशा सही नहीं होते, जो जरूरत है वही एक्सपेंडिचर करना चाहिए। चाइना की तरह ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जगह पर 4-4 एयरपोर्ट बनाकर खोलकर बैठ गए साहब, ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट स्पेंड ऑन द कैपेक्स फॉर 2 रीजंस, पहला रीजन ये टू स्टिमुलेट ग्रोथ और दूसरा टू मीट द नीड ऑफ द पीपल। आप देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया इज इंडेफिनेटली ए प्रॉब्लम दैट नीड टू बी सॉल्व, ये एक प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर हमको करना चाहिए। सिंस द पेंडेमिक द गवर्नमेंट कैपेक्स स्पेंडिंग हैज बीन ग्रोइंग एट एन एवरेज एनुअल रेट 30%, मतलब 100 रुपए खर्च किया, अगले साल 130, फिर इसका 30% और ज्यादा, ठीक है, इस तरह से खर्च करा जाए, हर साल 30% से कैपिटल एक्सपेंडिचर में बढ़ा रहे। इट इज नॉट ऑब्वियस दैट दिस पेस नीड्स टू बी इंक्रीज्ड और इवन सस्टेन्ड, ठीक है। On the contrary, recent development demonstrate that the speed of constructions and the focus of new project rather than maintenance has a serious downside। कि भाई तुम प्रोजेक्ट तो बनाए जा रहे हो पर उसका मेंटेनेंस तो है नहीं, प्रोजेक्ट नए नए प्रोजेक्ट बनाने में हम खर्चा कर रहे हैं, मेंटेनेंस में नहीं कर रहे, क्योंकि मेंटेनेंस जो होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है, दैट इज नॉट कम अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो मेंटेनेंस पे भी ध्यान, आपने बना दी भाई 1000 बिल्डिंग बना दी और मेंटेनेंस किसका कर ही नहीं रहे, तो 1000 की 1000 गिर जाएगी फिर वो। तो यहाँ पर यह है कि सीरियस इश्यू जो है, हमको कैपिटल एक्सपेंडिचर ना करके मेंटेनेंस पे हमको एक्सपेंडिचर करना चाहिए, ये इसके अंदर बताया गया। इन एडिशन नॉट ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ, सारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो एसेंशियल नहीं है ग्रोथ के। जैसे कि फॉर एग्जांपल यूजिंग 1.6 करोड़ टू रिवाइटलाइज टेलीकॉम एमटीएनएल बीएसएनएल इज श्योरली नॉट क्रिटिकल, especially when adorable cell phone services are being provided by the country by the private operators। अब इसके अंदर एमटीएनएल बीएसएनएल के अंदर आपने पैसा डाल दिया उसको रिवाइव करने के लिए, बट पहले तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारी कंपनीज आ चुकी हैं, अब यहाँ पर इन कंपनीज को खेलने दो ना, अब गवर्नमेंट क्यों इसके अंदर इंटरफेयर, इन कंपनीज को खेलने दो। इन कंपनीज के अंदर क्या है कि बीएसएनएल एमटीएनएल पे पैसा खर्च करना इनके हिसाब से दैट इज नॉट राइट। लाइकवाइज इट इज नॉट ऑब्वियस दैट द स्पेंडिंग लाख ऑफ करोड़ on the bullet trains can be justified in a country whose per capita income is less than 2500 रुपए से